गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का 6 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम किंग्स किंगडम और अर्ली रिपब्लिक जो है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से पहले राजा बनते थे, किस तरह के वो सेक्रीफाइसेस करते थे। इलेक्शन डे की बात है। शंकरन वॉक अप टू सी द ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी को एंड वोट। शंकरन जब उठता है तो वो देखता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट ऑलरेडी तैयार हो गए थे और वोट करके आ चुके थे। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो चाहते थे कि वो पहले हों जो पोलिंग बूथ पर जाए। वाहिस संस्करण वांटेड टू नो। संस्करण जानना चाहता था कि क्यों वर दे सो एक्साइटेड, वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सम वट इम्पेसेंटली, क्या है जो इतना इम्पेसेंट उनको बना रहा है। हिज फादर ग्रैंड फादर रिप्लाई एक्सप्लेन, उनके ग्रैंड फादर ने एक्सप्लेन किया, वी कैन चूज आवर वोन रूल टुडे। हम अपने जो आज के रूलर्स हैं उनको अपने आप चुन सकते हैं। तो इसमें पहले एंशियंट टाइम की बात अब बताई जाएगी कि किस तरह से राजा को चुना जाता था। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, किस तरह से जो लोग होते थे वो रूलर्स बन जाते थे। चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इन इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स। सो कि जो हम चूज कर रहे हैं हमारे लीडर्स को, रूलर्स को, ये जो बातें हैं ये कॉमन हमारी सिर्फ 50 साल पहले से ही हुई है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन पास्ट, तो पास्ट में किस तरह से आदमी रूलर बन जाते थे। सम ऑफ द राजा वी रेड अबाउट द चैप्टर 5 आर प्रोबेबली चोजन बाय द जना। जना किसको बोला जाता है? पीपल्स को बोला जाता है। तो कुछ राजा हो सकते हैं जो हम चैप्टर 5 में जिनके बारे में पढ़ चुके हैं कि उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनको चूज किया गया हो आदमियों के द्वारा, जनों के द्वारा। बट अराउंड 3000 ईयर अगो, लेकिन 3000 साल पहले वी फाइंड सम चेंजेस टेकन प्लेस इन द वे इन विच राजाज वर चूजन। जो राजा के चूज करने का तरीका है उसके अंदर एक चेंज हुआ। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। उस टाइम जो एक आदमी को राजा इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता था जो बहुत बड़ा यज्ञ करता था या सेक्रीफाइस करता था, बलिदान करता था। बलिदान का मतलब बलि देता था, ठीक है। द अश्वमेधा, जो अश्वमेधा था और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द सच रिचुअल्स, वो इसी तरह की एक रिचुअल्स थी। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन। जो एक हॉर्स होता था उसको फ्रीली वंडर करने दिया जाता था और एक राजा का आदमी उसको गार्ड करता था। इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप इट, अगर हॉर्स जो है वो दूसरे राजाओं के किंगडम में चला जाता है और वो उसको रोक लेते, दे हैड टू फाइट, तो उन्हें फाइट करनी पड़ती थी। इफ दे अलाउ द हॉर्सेज टू पास, और अगर वो अलाउ कर देते कि घोड़ा चला जाएगा या पास कर जाएगा, इट मीन्स दैट दे एक्सेप्ट दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रोंगर देन देम। तो ये मान लिया जाता था कि जो राजा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जो यज्ञ कर रहा है, वो दूसरे राजा एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनसे स्ट्रोंग है। दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। तब जो राजा होते थे जिनके किंगडम से हॉर्स पास किया है उनको इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस के लिए। विच वर परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट, जो स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट होते हैं वो इस परफॉर्मेंस को करते थे। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, और उनको गिफ्ट भी दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। जो राजा ये सेक्रीफाइस करता था उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था बहुत पावरफुल पर्सन की तरह। एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉट गिफ्ट टू हिम, और जितने भी लोग वहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए आते थे उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आना होता था राजा के लिए। द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल। ये जो रिचुअल होती थी उसका सेंट्रल फिगर राजा होता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उसके लिए एक स्पेशल सीट तैयार की जाती थी। अ थ्रोन, या तो वो सिंहासन हो सकता था, और द टाइगर स्किन, या फिर टाइगर की स्किन हो सकती थी। हिज चैरिटर, उसका जो सारथी होता था, हु वाज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड, जो उनका कंपेनियन होता था बैटल फील्ड के अंदर। एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट, और जो उसने एक्सप्लॉइट किया है, जो उन्होंने युद्ध के अंदर एक्सप्लॉइट किया है, उसकी वो विटनेस भी होते थे। चैंटिंग टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, वो उसकी ग्लोरी की जो कथाएं हैं वो सुनाता रहता था। हिज रिलेटिव्स
उसके जो रिलेटिव होते थे, स्पेशली हिज वाइफ एंड सन्स, स्पेशली उसकी वाइफ और जो सन होते थे, हैड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, उनको भी कुछ छोटी छोटी रिचुअल्स करनी होती थी। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर, जो दूसरे राजा आते थे वो सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह आते थे, दर्शकों की तरह आते थे। हु हैड टू सिट, जिन्हें बैठना होता था, एंड वाच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, और सिर्फ वो देखते रहते थे कि किस तरह से सेक्रीफाइस हो रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सेक्रीफाइस को। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकल ऑफ स्केयर वाटर ऑन द किंग, जो प्रीस्ट होता था ये रिचुअल्स कर रहा था, वो क्या करता रहता था, जो शुद्ध पानी होता है, जो क्या कहते हैं हम शुद्ध पानी को बच्चों, पवित्र जो पानी होता है उसको स्प्रिंकल करता रहता है किंग के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग होते थे, द विश और वैश्य, जिसे हम विश या वैश्य बोल सकते हैं, आर आल्सो ब्रॉट गिफ्ट, वो भी गिफ्ट लेके आते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्र बाय द प्रीस्ट, लेकिन जो लोग एज ए शूद्र देखे जाते थे प्रीस्ट के द्वारा, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, उनको इन रिचुअल से दूर रखा जाता था। तो आगे जब हम क्लास लेंगे तो वर्णाज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है वर्णा, और क्यों आज भी वर्णा की हमारे देश के अंदर इसका इतना इन्फ्लुएंस है। आज भी अगर हम जाते हैं किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी जाति ही पूछते हैं। क्यों ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे इतिहास में इन चीज़ों को जगह दी गई है। अब हम पढ़ते हैं जनपद आज के बारे में। जनपद जो होते हैं लिटरली उसका मीनिंग होता है बच्चों द लैंड ऑफ जना सेट ऑफ इट्स फुट, जहाँ पर जन अपने फिट पर बैठते हैं या फिर सेटल डाउन होते हैं, जहाँ पर उनकी सेटलमेंट होती है। द राजा हु परफॉर्म दैट these big sacrifices were now recognized as being राजा of जनपदा rather than the जनाज, जो राजा ये बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता था, यज्ञ करता था, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था जनपद का राजा, ना कि जन का राजा। ठीक है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स, जो जनपदा मीनिंग वर्ड होता है उसका लिटरली मीनिंग होता है द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, जहाँ पर लैंड जो जन है वो अपने फुट रखता है, एंड सेटल डाउन, और वहाँ पर रहना स्टार्ट करता है। सम इम्पोर्टेंट जनपदा आर शोन इन मैप 4, कुछ इम्पोर्टेंट जनपद आपको मैप 4 के अंदर मिल जाएंगे, जो आपका 57 पेज के ऊपर दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट have accepted a number of settlement in these जनपदा, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों को एक्सवेलेट किया है जहाँ पर क्या जनपदा के सेटलमेंट हमें मिले हैं, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे कि पुराना किला है दिल्ली के अंदर, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और मेरठ के पास हस्तिनापुर, एंड अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा कहाँ पर है? एटाबाद में है। एटा इसको लिखा जाता है, एटाबाद बोला जाता है। ठीक है। एटा के अंदर है। द लास्ट 2 आर इन द उत्तर प्रदेश, जो लास्ट के 2 हैं हस्तिनापुर, और जो अतरंगी खेड़ा है वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, वहाँ पर पाया गया कि जो पीपल हैं वो हट्स के अंदर रहते थे, एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल, और कैटल रखते थे, साथ ही साथ वो दूसरे एनिमल्स की भी रेयरिंग करते थे। दे आल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप, वो बहुत तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते थे, वैरायटी ऑफ क्रॉप को ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सीज, शुगर केन, सेसम एंड मस्टर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें थी जो वो ग्रो करते थे। ठीक है। दे मेड अर्थन पॉट, वो मिट्टी के अर्थन पॉट भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ इनमें से ग्रे कलर के होते थे, अदर वर रेड, दूसरे जो होते थे वो रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड इन एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, इनमें से जो एक स्पेशल तरह की पोट्री हमें मिलती है वो पेंटेड ग्रेवेयर के रूप में मिलती है, एज इट ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है। दीज ग्रे पोर्ट्स हैड पेंटेड डिजाइन, ये जो ग्रे पोर्ट होते थे इनके ऊपर डिजाइन होते थे पेंट किए हुए, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कभी कभी सिंपल लाइंस ड्रॉ की जाती थी और कभी कभी ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो ड्रॉ किए जाते थे। अब हम पढ़ते हैं महाजनपदाज के बारे में। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा बच्चों, ये जनपदों से बहुत बड़े होते थे, इसीलिए इनको महाजनपदाज बोला जाता था।
अबाउट 2500 ईयर अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, सम जनपदाज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, कुछ जनपद जो थे वो दूसरों से इम्पोर्टेंट हो गए, एंड वर नोन एज द महाजनपदा, और उनको महाजनपदों के नाम से जाने लगा। सम ऑफ दीज वर नोन शोन ऑन मैप 4, कुछ उनमें से मैप 4 के अंदर दिखाए गए हैं। मोस्ट महाजनपदाज हैड अ कैपिटल सिटी, ज़्यादातर जो महाजनपद होते थे उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, इनमें से बहुत सारी ऐसी होती थी जिनको फोर्टिफाइड किया गया था, जिसके चारों तरफ किले बनाए गए थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, इसका मतलब ये था कि बड़ी बड़ी वॉल्स वुड की, ब्रिक की और स्टोन की, इनके चारों तरफ बनाई जाती थी, कंस्ट्रक्ट की जाती थी। Forts were probably built because people were afraid of attack from the other king. फोर्ट क्यों बनाए जाते थे? इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग हैं वो डरते थे कि कहीं कोई दूसरा किंग अटैक ना कर दे, एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती थी। इट इज आल्सो likely that some ruler wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive wall around their city. इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो राजा होता था वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि हम कितने पावरफुल हैं, कितने रिच हैं, क्योंकि हमने अपने राज्य के चारों तरफ एक लार्ज, टाल और इम्प्रेसिव वॉल बनाई है जो उनके सिटी को चारों तरफ से घेरती थी। आल्सो इन द वे, दूसरे वे में अगर हम समझना चाहें, द लैंड एंड द पीपल लिव्ड इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। जो लोग और जो जगह फोर्टिफाइड एरिया के अंदर होती थी उनको कंट्रोल करना राजा के लिए बहुत आसान हो जाता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इस तरह की बड़ी बड़ी वॉल्स बनाना बहुत प्लानिंग का काम होता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती थी। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर, थाउजेंड्स नहीं, लाखों ब्रिक्स और स्टोन को प्रिपेयर करना पड़ता था। दिस इज टर्न मेंट एनॉर्मियस लेबर प्रोवाइडेड, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। पॉसिबली ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? बाई थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, हजारों औरतों ने, आदमियों ने और चिल्ड्रंस ने इसके अंदर लेबरिंग का काम किया। एंड शोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दीज, और उनके लिए धन की ज़रूरत भी होती थी, शोर्सेज की भी ज़रूरत होती थी। जब इतनी बड़ी वॉल बनाई जाएगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की भी आवश्यकता होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी पे करना पड़ेगा, जो मेसन काम कर रहे हैं उनको भी पे करना पड़ेगा। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेन आर्मी, और जो नए राजा थे अब उन्होंने आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरी दी जाने लगी, और जो आर्मी है उसको मेंटेन करके रखा जाने लगा किंग्स के द्वारा बहुत सारे सालों तक, ठीक है। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन, और कुछ जो सैलरी, जो पेमेंट दी जाती थी वो हो सकता है कि पंच मार्क जो कॉइन होते हैं, जो आप 92 पेज के ऊपर देखोगे उनके फोटो को, उनके रूप में प्रोबेबली पे की जाती हो। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आप इन कॉइन्स के बारे में अच्छे से जानोगे। अब हम देखते हैं कि ये सब तो हो रहा था, लेकिन इसके लिए रिसोर्स कहाँ से आ रहे थे, इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? टैक्सेस के थ्रू पैसे वसूल किए जा रहे थे। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदा वर, जैसे कि जो महाजनपद का रूलर है उनको क्या करना पड़ता था? बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, उनको बड़े बड़े फोर्ट बनाने पड़ते थे। मेंटेनिंग बिग आर्मी, और बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखना पड़ता था। दे नीडेड मोर रिसोर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के संसाधनों की ज़रूरत होती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट देम, और उन्हें ऑफिशियल्स की ज़रूरत भी होती थी जो इन रिसोर्स को कलेक्ट कर सकें। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजन गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल, तो जो राजा होता था वो ओकेजनली जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता था, एज इन द केस ऑफ द राजा। जैसे राजा के केस में हमने देखा, जो जनपद के राजा होते थे वो क्या करते थे? ओकेजनली गिफ्ट रिसीव करते थे और उसी से काम चला लेते थे। लेकिन अभी जो आर्मी थी वो रेगुलर हो गई थी, उसको मेंटेन करके रखना पड़ रहा था। और इसी तरह से जो बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते थे उनके लिए रेगुलरली आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो कैसे आएंगे? दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, तो उन्होंने, जो राजा थे महाजनपदों के, उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया।
अब हम देखेंगे कि जो ये टैक्स होता था ये किस फॉर्म में होता था। टैक्सेज ऑन द क्रॉप वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो क्रॉप के ऊपर टैक्स लगाया जाता था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, इसका ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर होते थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस, जनरली जो टैक्स होता था वो 1/6 पार्ट होता था जो प्रोड्यूस होता था, जो फसल होती थी उसका। दिस वाज नोन एज भागा और द शेयर, इसको भाग या शेयर के रूप में देखा जाता था। देयर वर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, और क्राफ्ट जो पर्सन होते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और ये लेबर की फॉर्म में हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग, जो स्मिथ या वीवर होते थे उन्हें एक दिन के लिए राजा के पास काम करना पड़ता था एक मंथ में से। ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि फिक्स है कि एक ही दिन काम करना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें ज़्यादा दिन तक भी काम करना पड़े, या फिर वो किसी प्रोड्यूस को भी दे सकते थे। हार्डर आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट, जो हार्डर होते थे, जो एनिमल रेयरिंग करते हैं उनको हार्डर बोला जाता है, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी टैक्स पे करे। किस फॉर्म में? एनिमल या फिर एनिमल से जो प्रोड्यूस उनको प्राप्त होते थे उनकी फॉर्म में। देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट और सोल्ड थ्रू ट्रेड, उन चीज़ों पर भी टैक्स होता था जो ट्रेड के थ्रू ली या बेची जाती थी। एंड हंटर एंड गैदरर आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो हंटर गैदरर होते थे उन्हें भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस देने पड़ते थे राजा को। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंज हुआ, फिर हम केस स्टडी भी करेंगे 2 जनपदाज के बारे में। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।